दरियाबाद में एक महिला को नग्न अवस्था में घुमाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि सर देश को हिलाने का काम किया। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती ये थी कि वो मामला कहाँ है उसको ट्रेस करना। ये सर 1 सितंबर की बात थी। कोई एक वीडियो शाम के समय आता है जिसमें किसी महिला को नग्न करके परेड कराएगी। उसकी सेंसिटिविटी अधिक होने की वजह से मैंने मुख्यालय उस सीएमओ में इस बाबत बताया कि इस तरह का मामला है और मुझे नहीं लगता हमारे नीचे की पुलिस तंत्र को पता होगा। सोहन को गोली लगी तो आपने जो प्रायोरिटी है वो सोहन को रखा, ना कि उन बदमाशों को, ताकि उसको बचाया जा सके। मैं जयपुर था उस वक्त की फायरिंग हो गई प्रतापगढ़ में, संभवतः किसी जवान को गोली लगी है। प्रतापगढ़ पूरा पहाड़ी इलाका है। जब आप शमशान घाट पहुंचे थे तो वहाँ आपको चाय ऑफर की गई थी एक पंडित के द्वारा। बेसिकली हमारी पूरी टीम पहुंची थी क्योंकि ये मर्डर हुआ था जयपुर के अंदर, तो बगरू में मर्डर हुआ। फिर उस जो संबंधित दाह संस्कार था उसमें लगभग हम अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। जो मरने वाली जो महिला है उसकी आज तक पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन जिसने उस अपराध को कारित किया था वो सभी आरोपी गिरफ्त में आ गए। करधनी में एक महिला की डेड बॉडी मिलती है जिसका चेहरा कटा हुआ था और सड़क के किनारे वो डेड बॉडी पाई जाती है। बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज में आपने ड्रग तस्करों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हुए और लग्जरी लाइफ जीते हुए देखा होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये महज एक दिखावा है जो कि युवाओं की जिंदगी को खत्म करने का काम कर रहा है। लेकिन राजस्थान के एक आईपीएस ऐसे भी हैं जो युवाओं को इस लत से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ड्रग तस्करों को न केवल दबोच रहे हैं बल्कि उनका पूरा नेटवर्क और उनके द्वारा कमाई गई जो अवैध संपत्ति है उसको ध्वस्त कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आईपीएस अमित कुमार बुडानिया की, जो कि वर्तमान में डीसीपी वेस्ट जयपुर के पद पर कार्यरत हैं। किस तरह से इन्होंने बड़े बड़े तस्करों को पकड़ा, किस तरह से इन्होंने और भी स्पेशल ऑपरेशंस चलाए, कई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करी, ये आप देखेंगे हमारे इस वीडियो में। और इनसे प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन करेंगे, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दिल से ब्रेव टीम आपका स्वागत करती है। सर आपका जो एक्सपीरियंस है और बेसिकली जो आपका वर्किंग स्टाइल है, जो कोई आपको एक अलग पहचान देता है सर राजस्थान पुलिस में महकमे में, तो सर उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा पहले कि आपका सफ़र सर आईपीएस बनने तक का, एक स्टूडेंट से और आईपीएस बनने तक का सफ़र, सर किस तरह से आपको मोटिवेशन मिली कि हाँ मेरे को आईपीएस बनना है, और आपने क्या एक माइंड में सोचा कि मेरे को इस थीम को आगे बढ़ाते हुए काम करना और एक अपनी अलग पहचान बनानी है। मेरी प्रारंभिक स्कूलिंग जो है वो झुंझुनू में ही हुई। उसके बाद में जब 11th-12th में हुआ तब इंजीनियरिंग की तरफ जाने के लिए पहले सीखकर फिर कोटा में पढ़ाई शुरू की। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, फिर किसी कॉलेज से ड्रॉप आउट करके फिर मैंने डिस्टेंस लर्निंग से बीए किया। 2013 में अटेम्प्ट दिया, मेंस लिखा लेकिन इंटरव्यू कॉल हुआ नहीं। फिर बीच में तैयारी दोबारा छूट गई। फिर 17 एग्ज़ाम और 18 जो बैच था उसमें सिलेक्शन हुआ। भरा आईएएस था फर्स्ट प्रायोरिटी, आईपीएस मिल गया, लेकिन सर्विस जैसे ही मिली उसके बाद संतुष्टि हो गई, दोबारा एग्ज़ाम के लिए ट्राई नहीं किया। इस सर्विस की जो खूबसूरती है वो ये है कि जनता का विश्वास इस सर्विस में खाकी में अभी तक बना हुआ है। कोई भी आपदा आती है, कोई भी तनाव, कोई भी संकट आता है तो आज भी लोग पुलिस को याद करते हैं। तो इस लिहाज से ये सर्विस अट्रैक्ट करती है सभी लोगों को। ऐसे में मुझे भी ये सर्विस में जब आने का अवसर मिला तो ये सर्विस को जारी रखने का फैसला किया। सर साथ ही हम बात करना चाहेंगे, आपने ऐसे कई काम किए जिसको बतौर एसओपी पूरे स्टेट के अंदर लागू किया गया। तो सर आपने जब उस चीज़ को एक पर्टिकुलर ज़िले में लागू किया तो क्या आपको सर ऐसा लगा कि ये एक ऐसी अच्छी चीज़ है जिसको पूरे राज्य में भी लागू किया जा सकता है? बहुत सारे ऐसे अपराध या समाज की ऐसी समस्याएं होती हैं जो थ्रू आउट कहीं भी हो, हम पुलिसिंग के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। कहीं कहीं उनके छोटे छोटे मॉडल कहीं कहीं विकसित होते हैं कुछ केस स्टडीज़ के माध्यम से। अगर हम उनको सबको एक साथ जोड़ लें तो उससे काफ़ी सहजता रहती है पुलिसिंग को लेकर और लोगों की समस्याओं को समाधान के लेकर। तो कई सारी एसओपी जो साइबर फ्रॉड को लेकर है या गुमशुदा बच्चों को खोजने को लेकर है, इस तरह की एसओपी बनाई गई। फिर उस एसओपी को, चूँकि छोटा इलाका था, उसमें हम लोग उसका परीक्षण भी कर पाने में सफल रहे कि उस एसओपी का रिजल्ट कम समय में क्या आता है। तो बेहतर रिजल्ट होने की वजह से फिर वो मुख्यालय को भेजी गई, फिर वो स्टेट में भी लागू हुई।
सर आपकी जो पासिंग आउट परेड हुई थी और वहाँ से आपका जो प्रोबेशन पीरियड रहा, सर इस दौरान आपने अपने मन में कोई ऐसा प्रण लिया हो कि मेरे को इस प्रण को सफल करना है, आगे बढ़ाना है, और उसी को लेके फिर आप सर आगे चले हो, एक विज़न सेट किया हो कि मेरे को एक अलग पहचान बनानी है सबसे हट के? एनपी की जो ट्रेनिंग होती है वो मोस्टली ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें आउटडोर पे बड़ा फोकस रहता है, क्योंकि जो पुलिस लाइफ है आगे की उसका बहुत ज़्यादा फील्ड से वास्ता है कि आपको, और ख़ासकर जब तनाव होता है तो आपको फील्ड के अंदर ही रहना होता है। तो पासिंग आउट परेड के बाद में जब हम लोग प्रोबेशन के लिए, जब एसएचओ, उससे पासिंग आउट से इवन पहले जो 6 महीने का हमारा स्टेट में प्रोबेशन होता है, जिसमें अलग अलग ब्रांचेस के साथ में, एसपी ऑफिस के साथ में, कलेक्टर ऑफिस में या जुडिशरी के साथ में हमारा अटैचमेंट होता है, उसी क्रम में हमारा 3 महीने का एसएचओ का पीरियड भी होता है। तो जब राजस्थान में अटैचमेंट था तो पहला दिन बड़ा आकर्षक था। मैंने कोटा में एज ए प्रोबेशनर ज्वाइन किया और कोटा से ही मैंने जो IIT उस वक्त कहते थे, इनकी तैयारी करना शुरू की। तो मैंने गेस्ट हाउस में सामान रखा, उसके बाद कंट्रोल रूम से एक मैसेज आता है कि आप श्रीनाथपुरम स्टेडियम पहुंचिए, एसपी साहब का मैसेज है। हमारे एसपी साहब उस वक्त छुट्टी पे थे, उनके फादर की डेथ हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद साहब सर मिलेंगे नहीं वहाँ पर। तो वहाँ पे एक मर्डर हुआ था, हीनियस ऑफेंस, जिसको किसी गैंग ने कारित किया था। और जब मैं मौके पे पहुँचा तो पुलिस की बहुत सारी गाड़ियाँ थी, शाम का लगभग 7:30-8 बजे का वक्त था, तो सारी लाइट्स थी वो झिलमिला रही थी। मैं गाड़ी से उतरा, मेरे सामने एसपी साहब थे वर्दी के अंदर। तो मैंने अपना पहला सैल्यूट स्टेट के अंदर फील्ड में अपने एसपी को क्राइम सीन पे किया। तो वो एक अलग सी फीलिंग होती है पुलिस में, और मुझे लगता है कि मेरे को उस पहले दिन के बाद से पुलिस काफ़ी रोचक लगती है। जितने भी अपराध होते हैं वो इमोशंस के पीक पर होते हैं, तो हमें वो एक डार्क साइड ऑफ इमोशंस से पुलिस का वास्ता पड़ता है, और कहीं ना कहीं फिर पुलिस कार्यों में रुचि पैदा हो गई और वो जो कंटिन्यू रहा। सर जब आप बीकानेर में एडिशनल एसपी के पद पर कार्यरत थे तो सर वहाँ पे एक मोनालिसा मर्डर केस हुआ। सर 2 साल बाद उसकी एफआईआर दर्ज हुई मर्डर के, और आपने सर कैसे इसको ट्रेस किया, और आपको ऐसा क्यों लगा कि ये जो केस है ये मिसिंग का नहीं होकर कुछ और मिस्ट्री है, और फिर उस पर आपने काम किया और उसको ट्रेस भी किया? सर मोनालिसा एक लड़की थी जिसका किसी लड़के से कोई संबंध था, उसी क्रम में वो बगरू रहने आते हैं। जब वो उसके बाद में संदेहास्पद परिस्थितियों में गायब हो जाती है तो उनके घर वालों को लगा कि शायद या तो उसका मर्डर हो गया, वो गायब हो गई, तो उन्होंने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज कराई बगरू में भी, और उन्होंने कोशिश की बीकानेर में भी। घर वालों ने कई बार बयान बदले अपने, उस बयान बदलने की वजह से वो कभी ये पुलिस को पता नहीं चल पाया कि वास्तव में हुआ क्या। अंततः 2 साल बाद मुख्यालय में डीजीपी साहब के सामने उनका परिवार उपस्थित होता है और एक मर्डर की एफआईआर देता है। उसके बाद में अनुसंधान अधिकारी उसमें मुझे बनाया जाता है। उस एफआईआर की बड़ी चुनौती ये थी कि एफआईआर के खुद के अपने फैक्ट कई जगह उन्होंने एमपीआर में जब उनके घर वालों ने स्टेटमेंट दी उससे कई जगह कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे थे। एफआईआर के कई ऐसे तथ्य थे जो आपस में एक दूसरे के साथ विरोधाभासी थे, और जो पूरी स्टोरी का अलाइन था वो एक साथ बैठ नहीं रहा था। तो ऐसे लग रहा था कि इस पूरे पक्ष में पता नहीं कितनी कहानियाँ, कितनी गुत्थियाँ सुलझी हुई। जब अनुसंधान करना शुरू किया तो जिसको आरोपी बनाया गया उसका पक्ष जाना गया, जो पीड़ित था उसका पक्ष जाना गया। तो ऐसे लगा कि एक सातिर अपराधी था जिसने कहानी रची और उस कहानी में सबको बरगलाने की कोशिश की, सबको झूठा विश्वास दिलाने की कोशिश की, जो कि पूरी कहानी झूठी थी। तो इस क्रम में फिर चूँकि 2 साल के बाद में हमारे पास में ना डेड बॉडी थी, तो अगर अनुसंधानिक साक्ष्यों की बात की जाए तो मर्डर जैसे संगीन अपराध में जो कॉर्पस डेलिक्टाई होती है कि अपराध का जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो हमारे पास नहीं था। बहुत सारे टेक्निकल एविडेंसेस ख़त्म हो चुके थे, बहुत सारे ऐसे जो मौके के साक्ष्य हो सकते थे वो सब खत्म हो चुके थे। तो चुनौतियाँ बहुत थी, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये थी कि टेक्निकल साक्ष्य हमारे पास बहुत मजबूत थे। जैसे मैं 2 साक्ष्यों की बात करूँ, एक साक्ष्य था लड़की का फेसबुक अकाउंट। तो वो उस लड़की की जो फेसबुक अकाउंट था वो उसके नंबर से एसोसिएट था। ऐसी परिस्थितियों में हम उसकी नई सिम उसके फैमिली मेम्बर के नाम जारी करवा सकते हैं। तो हमने ऑफिशियली नई सिम उसके फैमिली मेम्बर के नाम जारी कराई, और ताकि OTP हम जनरेट करके फॉरगेट पासवर्ड में जाके उसका फेसबुक अकाउंट एक्सेस कर पाएँ, और वास्तव में क्या इनके बीच में तनाव रहा था, अगर फेसबुक से कोई तथ्य हमें मिल पाए तो प्राप्त कर पाएँ। इसको हमने ऑफिशियली अनुसंधान का विषय बनाया, और उसके इस तरह अकाउंट को हमने वापस एक्सेस करके वहाँ से भी साक्ष्य जुटाए। तो इस तरह पुलिस ने गहनता से टेक्निकल साक्ष्यों में भी अच्छे खासे साक्ष्य जुटाए। दूसरा हमारे सामने बड़ी चुनौती थी, जैसे उसकी डेड बॉडी के विषय को लेकर, कि उसका दाह संस्कार कर दिया गया जयपुर में, और यहाँ का कोई रिकॉर्ड हमें मिला नहीं।
और उसका जो ऑफिशियली दाह संस्कार दिखाया गया वो दिखाया गया बीकानेर से, वहाँ से मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी हो गया। तो ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट था। तो इस तरह, लेकिन जितने लोग दाह संस्कार स्थल पे आए उन सब की सीडीआर मिलान हुई कि वो इस घटना स्थल पे आए, उनकी उपस्थिति रही, वो हमने सीडीआर से प्रूव किया। इस तरीके से टेक्निकल आधारों पर हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे कि हम अपराध को प्रमाणित कर पाए कि इस तरह का अपराध हुआ और उसकी हत्या हुई है। सर, इस केस को सॉल्व करने के लिए आपको होम मिनिस्ट्री की तरफ से सर एक्सीलेंस फॉर इन्वेस्टिगेशन अवार्ड से भी नवाजा गया। सर, इसके साथ ही जो ये केस आपने सॉल्व किया तो आपने उस समय जो जयपुर कलेक्टर थे उनको एक लेटर लिखा और उसके चलते जो हेरिटेज नगर निगम है उनको अपने नियमों में भी बदलाव करना पड़ा। सर, वो किस तरह का जानना चाहूँगा। ये एक बड़ा विचित्र सा केस था जिसमें कोरोना समय में एक हत्या होती है, हत्या करने के बाद में सरकारी दाह संस्कार में किसी का दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य, जैसा कि मैंने बताया, कॉर्पस डेलिक्टी की जो डेड बॉडी है, अगर मर्डर के मामले में वो साक्ष्य ही नष्ट हो जाए तो बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने। तो पहले तो हमें ये साबित करना पड़ा कि उसका वास्तव में दाह संस्कार यहाँ हुआ। तो जितने लोग दाह संस्कार में शामिल हुए उनके हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, कुछ के 164 के स्टेटमेंट भी कराए। टेक्निकल आधार पे वो सारे लोग उस दिन वहाँ पे आए, वो सीडीआर एनालिसिस से हमने सिद्ध किया। और जब हम ये सारा अनुसंधान कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि उस दाह संस्कार स्थल पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं था जिसमें कोई ऑफिशियली कोई सूचनाओं का इंदराज होता हो। हमने जयपुर निगम हेरिटेज को फिर एक लेटर लिखा कि कुछ चीज़ों को नियमबद्ध किया जाए, जैसे कि जिस व्यक्ति का दाह संस्कार हो रहा है उस व्यक्ति की एटलीस्ट पहचान सुनिश्चित हो कि उसी का दाह संस्कार हो रहा है, उसके कम से कम 5 परिवारजन उस दाह संस्कार में उपस्थित हों, ये वेरीफाई किया जाए, उसी के पास दाह संस्कार की अनुमति दी जाए। वहाँ लकड़ी बेचने वाले कौन से पंडित हैं वो रजिस्टर होंगे, उनका रिकॉर्ड संधारण किया जाए। तो ऐसे कोई 5 के आसपास बिंदु की हमने निगम हेरिटेज को एक अनुशंसा की थी। बाद में यहाँ के सारे नियमों में बदलाव होकर उन अनुशंसाओं के क्रम में एक आदेश जारी हुआ। सर, जब अवार्ड मिला सर तो कैसी फीलिंग थी सर, क्योंकि एक बहुत टफ केस था जिसको सॉल्व किया। ये बेसिकली हमारी पूरी टीम को रिवॉर्ड था और कहीं ना कहीं ये एक पुलिस टीम में ये भी भरोसा हुआ कि अपराध के बारे में कहा जाता है कि जब कोई घटना, कोई अपराध होता है तो कहीं ना कोई साक्ष्य छूटता है। तो वो अपराधी था, वो बड़ा सातिर था, उसको कहीं ना कहीं लगता था कि लगभग 2 वर्ष का समय पूरा हो चुका है, सारे अनुसंधानिक साक्ष्य खत्म हो चुके हैं। इस अनुसंधान में अपराध को डिटेक्ट कर पाना और उसको गिरफ्तार कर पाने से ये साबित होता है कि हम पुलिस अपराध को ढूंढ पाने में सक्षम है। ये हमारी पूरी टीम के लिए ही एक तरह का रिवॉर्ड था, जिससे पूरी टीम ही उत्साहित हुई। सर, जब ये केस सॉल्व हुआ था मोनालिसा वाला, सर इसका एक किस्सा है सर। जब आप शमशान घाट पहुँचे थे तो वहाँ आपको चाय ऑफ़र की गई थी एक पंडित के द्वारा, ऐसा कुछ मामला है सर। वो क्या सीन हुआ था सर जिससे आपकी एक उसमें थिंकिंग में कुछ बदलाव हुआ था सर? बेसिकली हमारी पूरी टीम पहुंची थी क्योंकि ये मर्डर हुआ था जयपुर के अंदर, तो बगरू में मर्डर हुआ। फिर उस जो संबंधित दाह संस्कार था उसमें लगभग हम अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। तो कई सारी चिताएं जल रही थी, बहुत सारे पंडित थे। तो सुबह से कई बार चाय हो चुकी थी, क्योंकि आप जब जयपुर आते हो तो हर जगह आपको चाय ऑफर की जाती है। तो वहाँ पे हम पंडितों से बात कर रहे थे कि लगभग कितनी डेड बॉडी है उनका दाह संस्कार हो जाता है, आपकी प्रक्रिया क्या रहती है, आपको कोई कैसे चुनाव करता है कि आप ही को पंडित नियुक्त करना है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जब वो उस पीड़िता का दाह संस्कार किया होगा तो किन किन से कैसे कैसे संपर्क किया होगा। उसी क्रम में फिर जब चाय लेके आते हैं तो मैं मना कर देता हूँ कि सुबह से बहुत हो गई, अब रहने दो। तो एक पंडित बोलते हैं कि साहब पी लो शमशान की चाय और जेल की चाय, ये दोनों मना नहीं करते, नहीं तो वापस बुलाएंगे आपको हम लोग। तो बड़ा डरावना सा था और उसकी सहज मुस्कान डराने वाली थी। तो पी गया, चाय जैसी थी, तो वो ठंडी गर्म की परवाह किए बगैर। अच्छा, उसमें जब उससे लकड़ी बेचने वाला था वहाँ पर, तो उससे पूछा मैंने कि क्या फ़र्क आया कोरोना समय से। एक्चुअली ये जब पूरी घटना हुई ये कोरोना समय में हुई, अब तब से अब में क्या बदलाव आ गया। तो उसका कहना था कि सर अब धंधा बड़ा मंदा हो गया, कोरोना के टाइम पे कई सारी डेड बॉडियों का दाह संस्कार होता था, अब बहुत कम हो रहा है। मेरी बेटी की मुझे शादी करनी है, तो अगर ऐसे ही रहा तो मुझे पीले चावल देकर विदा करना पड़ेगा। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है अपनी ह्यूमन, जिस तरीके से हमारा पूरा सिविलाइजेशन संचालित होता है कि बहुत लोगों का व्यापार हमारी त्रासदियों पर है। और बड़ी डार्क साइड है कि किसी व्यक्ति का घर चलता है क्योंकि कोई व्यक्ति डेथ होगा, उसका दाह संस्कार किया जाएगा, उसके घर की खुशियाँ जो है उस दाह संस्कार से चलती है। अंततः सबको मर ही जाना है।
ये भी एक वास्तविक सा तथ्य है। तो कई जीवन की गहरी चीज़ें जो हमें शमशान पर वो एक अनुभव होता है कि अंत में सबको यहीं आना और सबका फैसला यहीं होने, तो वो एक अनुभव था जो खट्टा मीठा सा था। तो इस तरह की वहाँ की घटनाएं। और पहला हमारा उस केस का पहला साक्ष्य भी हमने वहीं शमशान से उठाया। एक धारा 201 है आईपीसी की, जो अब तो बीएनएस नया कानून आ गया। धारा 201 कहती है कि अनुसंधान के साक्ष्य खत्म कर देना। तो उस व्यक्ति ने उस पीड़िता की हत्या करके वहाँ दाह संस्कार किया और उसके बाद में उसका दाह संस्कार दिखाया बीकानेर में, और यहाँ के किसी भी रिकॉर्ड में इंदराज नहीं होने दिया उसको। इसको हमने एक महत्वपूर्ण साक्ष्य माना 201 धारा के तहत कि ये सुसंगत साक्ष्य है कि उसने साक्ष्यों को नष्ट किया है और ना साक्ष्यों को नष्ट करके अपने अपराध को खुद से बचाने का प्रयास किया। तो हमारा पहला साक्ष्य भी शमशान से उठा था इस केस में। सर अब मैं जानना चाहूँगा, जब आपका प्रोबेशन पूरा हुआ और प्रतापगढ़ जिले की आपको जिम्मेदारी की बतौर एसपी जब आपने वहाँ पे ज्वाइन किया, तो सर क्या स्ट्रेटेजी आपने सेट की अपराधियों को लेकर, जनता को लेकर? क्योंकि ये देखा जाता है सर, जब पहला ज़िला मिलता है तो हम जैसे देखते हैं तो काफ़ी जोश खरोश होता है और ये होता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अपराधियों के साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन इसके पीछे एक विज़न का होना बहुत ज़रूरी है। तो सर आप क्या विज़न लेके चले सर, जिसकी वजह से जनता का इतना प्रेम आपको मिला कि आज भी वहाँ की जनता आपको याद करती है? सर प्रतापगढ़ जो है वो राजस्थान की और एमपी की सीमा पे बसा हुआ एक ऐसा ज़िला है जिसकी मंदसौर, रतलाम, नीमच, चित्तौड़गढ़ इन सब से सीमा मिलती है। पूरा ड्रग रूट बनता है जो मारवाड़ तक जाता है। ऐसे में प्रतापगढ़ एक अहम हिस्सा हो जाता है। अगर वहाँ अपराध रहा तो वो कम से कम 2 राज्यों को और राजस्थान की एक बड़े हिस्से के अपराध को प्रभावित करेगा। प्रतापगढ़ में एक बड़ी चुनौती ये थी कि वो ट्राइबल इलाका था। ट्राइबल इलाका होने की वजह से हमारी जो साइबर टीम थी वो बहुत मजबूत नहीं थी। तो सबसे पहला काम था साइबर टीम को मजबूत करना। दूसरा, एमपी के जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट थे, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट थे, उनके साथ भी संबंध बेहतर करना, सूचनाओं को आदान प्रदान करना। ऐसे में हमने वहाँ के ड्रग रूट को कंट्रोल करने के लिए जो कुछ हम कर सकते थे वो एक स्ट्रेटेजी बनाई। प्रतापगढ़ की साइबर को किस तरह मजबूत किया जाए उसकी वहाँ एक बड़ी साइबर टीम बनाई गई। तो बेसिकली ऐसे इलाके में जब साइबर फ्रॉड होता है तो वहाँ की अगर तकनीकी टीम सक्षम नहीं है तो ऐसे लगता है कि इस ज़िले में अगर साइबर अपराध होते रहेंगे तो शायद 20 साल बाद न्याय मिलेगा। तो वो हमने वहाँ बहुत मजबूत की। तो लोगों में ये आया कि इतना ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद और यहाँ की साइबर टीम में तुरंत हमें राहत मिल जाती। तो कहीं ना कहीं वो विश्वास जीतने का जो हमारी पूरी पुलिस टीम का ही रहा, उससे कहीं ना कहीं हमें उस भाव को मजबूती मिली। सर एक चीज़ ये देखी जाती है कि जैसे कई लोग ये सोचते हैं कि जैसा सिस्टम चल रहा है चलने देते हैं, क्यों हम इसमें कुछ नया करें या कितना छेड़छाड़ करें। आपने सर प्रतापगढ़ में जो मादक पदार्थ तस्कर हैं उनके खिलाफ सर ताबड़तोड़ कार्रवाई की, ऑपरेशन ड्रग बस्टर भी चलाया। कई ऐसे माफिया जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी। सर किस तरह से आपने ड्रग बस्टर चलाया? और एक किस्सा सर मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि चर्चा में आपने बताया था कि आपको उसने इनवाइट किया एक होटल के अंदर डिनर पे, और बाद में फिर उसकी फ़ोटो जो है पुलिस के साथ आई, लेकिन वो फ़ोटो दूसरी तरीके से आई, वो आरोपी बना। तो सर वो क्या मामला था, वो भी जानना चाहूँगा। बेसिकली मार्च अप्रैल में केस होता है जिसमें तस्करों की गाड़ियों का एक काफिला हमारी छोटी सादरी थाना क्षेत्र है उससे गुजर रहा होता है। पुलिस पे वो फायर ओपन करते हैं तो आत्मरक्षा में पुलिस भी फायरिंग करती है, तो उनको गोलियां लगती है, बाद में अस्पताल में भर्ती होते हैं। जिन लोगों ने ये किया उन्होंने पहले भी जोधपुर में पुलिस के ऊपर फायर कर चुके थे, जिसमें हमारा जवान जो है उसके पैर में गोली लगी और अभी तक वो शायद पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए। वो एक बड़ा सिखाने वाला सबक था कि कब तक हम लोग इतनी ज़्यादा फायर फाइटिंग करते रहेंगे और इनके जो सरगना है उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे। फ़ोन का जब उनका विश्लेषण किया गया तो पता चला कि एक बड़ा जो है तंत्र बनाया हुआ है, इतने सारे लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। वो गाड़ियाँ थी वो चोरी की थी, तो कोई उनको चोरी की गाड़ियाँ देता है, कोई उनकी फंडिंग करता है, कोई उनको रहने के लिए संरक्षण देता है। तो हमने उस वक्त उनके फ़ोन में जितनी भी चीज़ें मिली उनको सबको एक साथ में सूचीबद्ध करना शुरू किया। लगभग हमने 5 केस अलग अलग बाड़मेर में, चित्तौड़गढ़ में और जालौर में केस दर्ज हुए। वहाँ भी बड़ी मात्रा में उनके साथियों से जो है मादक पदार्थ जब्त हुए। उस पूरे केस में और इन 5 केस में अगर मिला के टोटल गिरफ्तारियों की बात करें तो लगभग 74 के लोग आसपास नामजद हुए, जिसमें 50 से ऊपर तो अरेस्ट हो चुके थे जब हम लोग कार्रवाई कर रहे थे। जब इनके बाकी साथी जैसे कमल राणा उस इलाके का एक सरगना था जो पूरे ड्रग रूट में एक बड़ा अहम हिस्सा रखता था, उसको अरेस्ट किया गया तो पता चला कि कई सारे लोग उसको शरण देने का काम करते हैं। एनडीपीएस एक ऐसा अपराध है जिसमें अगर कोई उनको ये जानते हुए कि वांछित अपराधी उनको शरण देता है तो 20 साल की सज़ा है।
और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो हमने इनको शरण देने वालों पे कार्रवाई करना शुरू किया, इनकी फंडिंग देने वालों पे कार्रवाई शुरू करना है। ऐसे लगभग 30 लोगों पे नामजद मुकदमा किया हमने और उन लोगों को अलग अलग स्टेट से उठा उठा के अरेस्ट किया। और बेल पे हमने हर जगह अपनी टीम भेजना शुरू किया था कि इनकी बेल रिजेक्ट हो, ताकि हम इनका प्रॉपर जितना चैनल हो तोड़े। उसी क्रम में ये चोरी की गाड़ियाँ कहाँ से लेते हैं वो रैकेट तोड़ा। तो लगभग हमने कोशिश की कि हम इनकी फंडिंग को, इनके बैंक अकाउंट्स लगभग 50 अकाउंट्स हमने फ्रीज कराए। फिर हमने इनकी प्रॉपर्टी को चिन्हीकरण करके 68F एक NDPS की धारा है, जो अगर मादक पदार्थों से कोई धन कमाता है और पुलिस ये कहीं पहचान कर लेती है धन मादक पदार्थों से कमाया, तो उसकी फ्रीजिंग कर सकती है। तो वो हमने लगभग 30 करोड़ के आसपास, बाजार मूल्य के आसपास, हमने अलग अलग जगह पर राजस्थान, MP और राजस्थान के भी कई अन्य जिलों में इन माफियों की जो प्रॉपर्टी थी उसको फ्रीज कराना शुरू किया और उसको हमने फिर सफेमा जो कोर्ट है उससे अप्रूव भी कराया। इसी क्रम में 2 महत्वपूर्ण किस्से थे। एक कोई MP बॉर्डर पे एक होटल था वेलवेट इन, तो वहाँ कोई एक डिनर था जिसमें किन्हीं ने हमें इन्वाइट किया। अब मैंने वहाँ मना भी किया कि साहब ये जो है होटल इसकी साख अच्छी नहीं है, और ये हमें ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि होटल का शायद कोई मालिक है वो ड्रग व्यापार में लिप्त है। लेकिन उस इनविटेशन में जाना पड़ा। अब हम लोग, मैं, कलेक्टर साहब, बाकी हम लोग गए वहाँ पर। बाद में उसके जो वेटर वगैरह थे वो आए कि साहब हमें आपके साथ फ़ोटो खिंचानी है। अच्छा, मुझे ध्यान नहीं था, मैं तो किसी को जानता नहीं था वहाँ पे। मैंने कहा यार आपके होटल के मालिक को बताना, उसके बारे में हमें बार बार इनपुट मिल रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो जाए उसकी कभी हमारे साथ फ़ोटो खिंच जाए। और उसके 15-20 दिन बाद एक केस होता है जिसमें मादक पदार्थों की बड़ी जो है खेप पकड़ी जाती है, उसमें वो नामजद होता है उसका, वो होटल जो है वो उसके बाद में उसको हमने फ्रीज कराया, जो राजस्थान और MP के बॉर्डर पे था। एक ऐसा ही अन्य था, एक जगदीश करके वहाँ का तस्कर था जिसपे पहले के भी कई केस थे। उस दौरान CBN ने उसके यहाँ रेड की और बड़ी मात्रा में उसके यहाँ से मादक पदार्थों को जब्त किया गया। उसी क्रम में उससे हथियार भी जब्त हुआ, तो उसका एक मुकदमा हमारे यहाँ छोटी सादरी में जब्त हुआ। जब हम उसको बाद में प्रोडक्शन वारंट पे लेके आए, उसकी अंतरिम जमानत हुई कोर्ट से उसकी बेटी शादी में शामिल होने के लिए, तब उसने आवेदन किया हमारे यहाँ की गार्ड दी जाए, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर पे एक सोशल रिचुअल है जिसमें पुलिस को फ्री में गार्ड देनी पड़ती है। जो NDPS की धाराएं हैं उसमें पुलिस को सख्ती दी गई है कि हम अपनी पुलिस टीम लगा के किसी की भी मादक पदार्थों से कमाई हुई प्रॉपर्टी की जांच कर सकें। जो हमारी पुलिस गार्ड थी उसको इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप इनके जितने भी रिश्तेदार आए उनसे बात करें, शादी में पूछे इसकी प्रॉपर्टी कहाँ है। तो उस गार्ड ने वहाँ पे सबसे बात की और वो कुछ लोग जो है वो बता भी देते हैं, समाज वाले, रिश्तेदार वाले, साहब यहाँ प्रॉपर्टी यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। उसके बाद उसको वापस जेल दाखिला करा के उस शादी के बाद में हमने उसकी प्रॉपर्टी फ्रीज करा दी। तो उसका कहना भी था कि साहब जो है पुलिस को इस बात से बड़ी पीड़ा थी कि जो गार्ड इस तरह देनी पड़ी और उसकी वजह से जो है मेरी प्रॉपर्टी फ्रीज करा दी। और कहीं ना कहीं मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि हमारी गार्ड का हमने इस जगह इस चीज़ का कि उसकी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक अवसर था बेसिकली, जब इतने सारे रिश्तेदार, इतने सारे लोग, उन सारी शादी में बहुत सारे लोग हैं जो उसको चाहने वाले नहीं हैं, जो हमें निष्पक्ष तौर पर बता सकते हैं इसकी प्रॉपर्टियाँ कहाँ हैं, वो सारी सूचना दे देंगे और उसमें हम कामयाब भी हुए, बाद में प्रॉपर्टी फ्रीज भी कराई हमने उसकी। सर, ड्रग माफियाओं पे लगातार आपने एक्शन लिया, इसके साथ ही सर आपने न केवल ड्रग माफियाओं की कमर तोड़ी बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के ऐसे पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के चेहरे बेनकाब किए जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे नेक्सस में मिले हुए थे। और आपकी एक रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश पुलिस के भी जो पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड किया गया। तो सर वो किस तरह से कार्रवाई थी वो भी मैं जानना चाहूँगा सर। पूरा जो ड्रग रूट होता है वो एक्चुअली कई सारी चीज़ों से चलता है। उसके लिए गाड़ियाँ चाहिए, उसके लिए कोई फंडिंग करने वाला चाहिए, उसको कोई शरण देने वाला चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसे पुलिस वाले चाहिए जो उनके साथ कम से कम उठते बैठते तो हों। कितना सपोर्ट करते हैं ये अगेन जांच और अनुसंधान का विषय है, ताकि एक ओरा क्रिएट हो सके, उस ड्रग रूट को संचालित कर सकें। बहुत जगह उस जान पहचान से गाड़ियाँ क्रॉस हो जाती हैं, बहुत जगह मिली भगत वाली चीज़ें भी होती हैं, और वो हम तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब इस पूरे नेक्सस को नहीं तोड़े। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमने शरण देने वालों को, फंडिंग करने वालों पे, सब पे कार्रवाई करना शुरू की। इसी क्रम में जब हम लोग इस पे पड़ताल कर रहे थे तो बाड़मेर पुलिस के एक अधिकारी, एक कांस्टेबल, प्रतापगढ़ पुलिस के एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल, और नीमच पुलिस के 6 ऐसे हेड कांस्टेबल थे जिनकी संदिग्ध भूमिका पाई गई, जिसके हमें टेक्निकल साक्ष्य भी मिले। क्योंकि नीमच वाला मसला दूसरे राज्य का था, तो हमने गोपनीय रिपोर्ट विद प्रॉपर एविडेंसेस वहाँ की पुलिस को भेजी। बाद में वो सारे लोग सस्पेंड हुए और उनके खिलाफ वहाँ पे इंक्वायरी आरंभ हुई। तो हमने उन लोगों पर भी भय कायम किया जो सरकारी तंत्र में रह के कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, ताकि ये पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो, और जो कोई इनका सपोर्ट करेगा किसी भी तरीके से, हम उतनी ही ऊर्जा खर्च करेंगे उनका नुकसान करने में।
सर कभी ऐसा हुआ सर, क्योंकि लगातार एक्शन वहाँ पे आप ले रहे थे जो ड्रग्स पैडलर हैं या जो पूरे माफिया हैं उनके खिलाफ, तो सर किसी का कहीं कोई पॉलिटिकल प्रेशर कभी रहा हो या कोई थ्रेट्स मिले हों आपको सर? जहाँ तक हम पॉलिटिकल प्रेशर की बात, पुलिस में बात है, तो कई बार हम इसको बड़े ऐसे भ्रम की फॉर्म में लेते हैं कि जितने भी अपराधी हैं वो इसी समाज से आते हैं, और बहुत बार कोई अपराधी अपराध कर रहा है वो अपने परिवार को बता के नहीं करता, तो कई बार उस परिवार को ये लगता है कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हो गया, तो वो उसकी जहाँ उसकी कोशिश पड़ती है वहाँ वो उपस्थित होता है, वो वहाँ के स्थानीय नेता के पास भी जाता है, वो हमारे पास भी आता है कि साहब जो है उसको गलत फंसाया जा रहा है। तो जिस तरीके से हमारे पास आता है उसी तरीके से वो हो सकता है स्थानीय पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास भी जाता हो। अब वो अपनी बात कहते ही हैं और पुलिस की बात सुनते ही हैं। कहीं कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब हमने अपना पक्ष रखा तो इस चीज़, क्योंकि पुलिस जब इतनी सारी कार्रवाइयाँ कर रही होती है और उसका एक भय अपराधियों में कायम होता है, तो पुलिस की भी एक सामाजिक पूंजी बनती है। वो सामाजिक पूंजी उस साख को भी बिल्ड करती है। तो जनप्रतिनिधि भी समझते हैं कि पुलिस कोई गलत कार्रवाई नहीं कर रही। कोई व्यक्ति उनके पास में अपनी पीड़ा लेके जाता है तो वो हमें उनको कम्युनिकेट करनी होती है। जैसे उनके पास आता है वैसे बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं, लेकिन अगेन परिवारजन है, उनको कई बार निर्दोष लग सकता है, कई बार ये लग सकता है शायद उसका उतना दोष नहीं, उसको अपनी बात कहने का हक है, वो हमें सुननी ही चाहिए, लेकिन फैसला हम लोग मेरिट पे करते हैं। उसमें किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न हुई हो कभी ऐसा फील नहीं किया। दूसरा, आपने जो थ्रेट वाला बताया, थ्रेट कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें मुझे कोई थ्रेट हुआ हो, लेकिन हाँ जो हमारी ऑपरेशनल यूनिट्स हैं, जो हमारा फील्ड में व्यक्ति खड़ा है उसको थ्रेट है। जैसे मैंने आपको मार्च अप्रैल का किस्सा बताया कि पुलिस पे फायरिंग हुई, जिन्होंने फायरिंग की उससे पहले वो पुलिस पे फायर कर चुके थे, हमारे जवान को गोली लगी। ऐसा ही लगभग अगस्त सितंबर की बात है, जब यहाँ इलेक्शन कमीशन की जयपुर में कोई मीटिंग थी, तो हमारी एक नाकेबंदी चल रही थी देवगढ़ में। उसमें अब जो आदमी इतने सारे लाव लश्कर के साथ में मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा है, उसको पता है कि अगर वो इतने सारे कॉन्ट्राबैंड के साथ पकड़ा जाएगा तो 20 साल की सज़ा है, वो 307 कर देगा तो अगर अटेम्प्ट टू मर्डर कर देगा तो सज़ा कम है, तो वो पुलिस को देखते ही फायर ओपन करता है और किसी भी हद तक जाने की कोशिश करता है। उन्होंने वहाँ पर देवगढ़ में नाकेबंदी चल रही थी, तो एक गाड़ी आती है, पुलिस की जितनी नाकेबंदी उसको ठोकर मारते हुए हमारे ऊपर फायर ओपन कर देती है। हमारे जवान को गोली लगी यहाँ पर गले में, जो गोली चीरती हुई कान तक चली गई। रात को हमें रस करना पड़ा उस जवान को बचाने के लिए, पहले प्रतापगढ़ फिर उदयपुर। अगले दिन उसका ऑपरेशन हुआ। अभी तक वो मेरी जब बात होती है उस जवान से, सोहन नाम था, कि साहब बारिश के मौसम में नम फील होता है पूरे इलाके में, उसकी उस वक्त घर वाले सगाई कर रहे थे। तो थ्रेट है, जो मादक पदार्थों के जितने ड्रग रूट पे जितने लोग हमारे काम कर रहे हैं, कितने सारे राजस्थान में हम देखते हैं फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस को देखते ही फायर ओपन करते हैं, क्योंकि सज़ा 307 में लगभग कम है और अगर कॉन्ट्राबैंड में पकड़े जाएंगे तो ज़्यादा। तो ऐसे में भारी रिस्क के अंदर और अपनी जान को जोखिम में डालकर पुलिस वाले ड्यूटी करते हैं, जितने भी ड्रग रूट में नाकाबंदी हो रहे हैं। तो कम से कम इन ड्रग माफियाओं से लड़ने में पुलिस की अपनी चुनौतियाँ हैं, जिसके अपने रिस्क है, जो रिस्क उठा के पुलिस आमजन की सुरक्षा भी करती है और इनसे लड़ती भी। सर आपने सोन वाला इंसिडेंस बताया, सर जब ऐसा चीज़ होती है, देखा जाए तो कोई फायरिंग होती है तो पूरी फोर्स कहीं ना कहीं बदमाश के पीछे हो जाती है, उसको पकड़ने में लगती है। सर जो ये इंसिडेंस हुआ सर, इसमें जिस तरह से सोहन को गोली लगी, तो आपने मैं जो प्रायोरिटी है वो सोहन को रखा, ना कि उन बदमाशों को, ताकि उसको बचाया जा सके। सर किस तरह से वो जो मैच अगर कहते हैं हम, जब एक क्रिटिकल कंडीशन होती है तो शुरुआत के जो 15 से 20 मिनट होते हैं उसी में एक कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेना होता है ताकि जो पीड़ित है उसको बचाया जा सके। तो इसमें आपने किस तरह से कदम उठाया सर? जब ये फायरिंग हुई तब मुझे एक अधिकारी का फ़ोन आता है कि साहब इस तरह की फायरिंग, मैं जयपुर था उस वक्त, की फायरिंग हो गई प्रतापगढ़ में, संभवतः किसी जवान को गोली लगी है। प्रतापगढ़ पूरा पहाड़ी इलाका है जिसमें नेटवर्क इश्यूज रहते हैं। मैंने कंसर्न एसएचओ को देवगढ़ उनको फ़ोन किया तो उनका फ़ोन लग नहीं रहा था, शायद वो नेटवर्क में थे नहीं। फिर मेरी बाकी लोगों से बात हुई, शायद वो लेके रवाना हो गए, शायद पहाड़ियों की वजह से फ़ोन कनेक्ट हो नहीं पा रहा है। तो मैंने फ़ोन किया कलेक्टर साहब को, मैंने फ़ोन किया वहाँ के जो हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट हैं उनको, कि आप डॉक्टर्स की टीम एडवांस तैयार रखें, पूरे जितने भी इमरजेंसी के ट्रॉमा के डॉक्टर्स थे वो आ गए। और एक हमने एम्बुलेंस तैयार कर दी डॉक्टर्स के साथ में कि अगर रेफ़र करना पड़े तो उदयपुर तुरंत रेफ़र हो जाए, और उदयपुर के हॉस्पिटल को भी अलर्ट कर दिया। तो वो शुरुआती जो 10-15 मिनट थे वो हमने पूरे खर्च किए, वो जवान बेहतरी से हॉस्पिटल पहुँच जाए, उसका उपचार तुरंत आरंभ हो जाए, अगर रेफ़र करने की ज़रूरत हो तो उदयपुर तुरंत शिफ्ट हो जाए, उदयपुर में डॉक्टर्स की टीम तैयार मिले। शुरू के 10-15 मिनट बड़े क्रिटिकल होते हैं, हालांकि उस वक्त एक कंट्रोल के माध्यम से एक मैसेज ये कराया गया है कि जहाँ जितनी भी पुलिस है वो सारी नाकेबंदी में आ जाए,
और एक सरपंचों का हमने ग्रुप बना रखा था, तो उस ग्रुप में हमने एक मैसेज हर एसएचओ से प्रेषित कराया कि गांव-गांव नाकेबंदी कराई जाए। लेकिन ये तो मैं मानता हूँ कि हमने अपनी प्राथमिक ऊर्जा, जो लोग 80 से 90% ऊर्जा उस क्रिटिकल समय में उस जवान के लिए खर्च की। दूसरे दिन इस बात की काफ़ी न्यूज़ भी बनी कि तस्कर जो है इस तरह गोली मार के भागने में कामयाब रहे। लेकिन एज उनका अधिकारी होने के नाते मेरे जवान का हमारा प्राथमिक फ़र्ज़ है कि उस जवान की हम रक्षा के लिए क्या कुछ कर सकते हैं जिसने गोली फेस की है, और हमारा प्राथमिक दायित्व है उसे बचाने का। जो तस्कर है जो इस रास्ते पे निकल चुका है, वो अपनी जान को जोखिम में लेके ही निकला है। उसको आज नहीं तो कल उसका भविष्य निश्चित है, उसको जेल में जाना है, या कि कोई उसके साथ इस तरह की पुलिस के साथ में काउंटर फायरिंग होनी है, उसका यही भविष्य है। मेरा जवान है वो आया है समाज की सुरक्षा के लिए, उसका अपना एक घर है, उसने अपराध अपना जीवन नहीं चुना, तो उसका अगर कुछ हो जाता है तो हमारी सारी एनर्जी हम लगा देते हैं उसकी सुरक्षा में, जो हमारा दायित्व भी है। तस्कर है वो पकड़े ही जाने। तो अभी जोधपुर रेंज की पुलिस ने उस तस्कर को पकड़ लिया, तो बड़ी संतुष्टि भी हुई कि अंततः तो सारे अपराधी पकड़े जाने। तो हमारा ही जो इस केस में भी रहा, प्रथम हमारा कार्य रहा कि हम उस जवान को कैसे बेहतर उपचार दिला पाएँ और बेहतर तरीके से हम उसको बचा पाएँ। सर मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है सर, जब ये मादक पदार्थ तस्करों पे लगातार एक्शन लिया जा रहा था, तो एमपी और राजस्थान का जो बॉर्डर है वहाँ एक बोर्ड लगाया गया था कि राजस्थान में आपका स्वागत है और क्राइम करोगे तो पकड़े जाओगे, इस तरह का कुछ। सर वो किस तरह के, तो मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ें कैसे आती, कैसे मतलब सर क्या ये चीज़ करनी चाहिए और मैसेज भी जाए, और जो बदमाश हैं उनमें खौफ भी पैदा हो गया यार हम यहाँ जाएंगे तो साला मतलब पकड़े तो जाएंगे ही जाएंगे, कुछ भी कर लें। ये जो मैं होटल की बात कर रहा था, जिस होटल में जिसका मालिक अरेस्ट हुआ और उसका होटल हमने फ्रीज कराया, वो होटल था ही राजस्थान एमपी बॉर्डर पे। और वो जो रोड है वो है बेसिकली ड्रग रूट, जो राजस्थान और एमपी का एंट्री रूट है। और जब तक माल लेने के लिए जाते हैं तब एग्जिट रूट भी होता होगा। तो हो सकता है माल परिवहन रात में कर रहे हो, लेकिन बाकी सुबह तो दिन से वहाँ से तस्कर जा ही रहे होते हैं। तो ये होटल है, इतना अच्छा खासा होटल, वो उनको सबक दे कम से कम कि अगर गलती से पकड़े गए तो कम से कम ये काम हम पक्का करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी फ्रीज पक्का करेंगे। तो उस बोर्ड पे लिखा गया था कि राजस्थान पुलिस आपका हार्दिक स्वागत करती है और नशे के व्यापार से बचे, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी फ्रीज हो सकती है। तो उसका कहीं ना कहीं हमारा मकसद था कम से कम तस्करों में हम ये भय कायम कर पाएँ कि अगर आप पकड़े गए तो केस भी लगेगा और प्रॉपर्टी जो आज तक कमाई वो सारी फ्रीज कराएंगे। सर जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही थी मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ, तो सर कभी कोई ऐसा मामला आपके सामने आया कि जो तस्कर है या तो उसने इस काम को ही छोड़ दिया या अपना रूट ही चेंज कर लिया, कि इस रास्ते जाएंगे तब तो पुलिस पकड़ेगी, कोई दूसरा रूट चुना जाए जिससे कि अपन निकल सकें? तस्कर भी पुलिस की कार्रवाइयों को तो देखता है निश्चित तौर पे, और चूंकि एक ड्रग रूट है उसमें कई सारे जिले, कई सारे स्टेट और कई जगह का उनका एक आपराधिक तंत्र होता है जहाँ उनका व्यापार चलता है। तो कहीं अगर उनको आर्थिक नुकसान ज़्यादा हो रहा हो, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी फ्रीज कराना, हमें लगा कि ये व्यापार कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इनको पैसा कमाना है, तो क्यों ना एक व्यक्ति एक बार पकड़ा जाए तो उसके पिछले की 10 साल की जो कमाई है वो सारी खा जाएं हम। अगर वो खा जाएं तो कम से कम उसको ये रहेगा कि लागत बहुत ज़्यादा है, तो हम उसके जो कमाई है उससे लागत बढ़ा दें। हमने ये प्लान बनाया, तो कहीं ये कोशिश की कि कम से कम सरगनाओं में जो मुख्य व्यापार को संचालित कर रहे हैं, जो फील्ड में नहीं निकलते, फील्ड में पेडलर निकलते हैं, उनमें एक भय कायम किया जाए प्रॉपर्टी फ्रीजिंग का। तो उससे निश्चित तौर पे प्रतापगढ़ में तो अपराध कम हुए और हमारी लास्ट 3-4 महीने में रिकवरी बड़ी कम हो गई, क्योंकि रूट जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ होगा, संभवतः थोड़ा बहुत कुछ असर तो पड़ा होगा, मेरा ऐसा मानना है। सर अब बात करते हैं सर, आप नवाचार करने के लिए सर काफ़ी जाने जाते हैं राजस्थान पुलिस में, मतलब आप कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं। प्रतापगढ़ में सर विधानसभा इलेक्शन के दौरान पुलिस ऐप को आपने एक टैक्सी ऐप की तरह यूज़ में लिया। सर वो किस तरह से सर नवाचार आया, और सर इसको करने से पहले जब आपने कुछ डिस्कस किया होगा तो क्या किसी ने कुछ कहा कि नहीं रहने दो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, लेकिन फिर भी आपने कहा नहीं ये तो होना चाहिए? इलेक्शन के जो लास्ट 72 आवर्स हैं और उससे भी अधिक हम कर लें लास्ट 48 आवर्स हैं, मतलब इलेक्शन वाला दिन उसके पहले वाले 24 घंटे वो बड़े क्रिटिकल होते हैं। उस वक्त इतनी सारी सूचनाएं आ रही होती हैं जिसमें बहुत सारी मिथ्या सूचनाएं होती हैं और बहुत सारी सूचनाएं सही सूचनाएं होती हैं। अब टेक्नोलॉजी का ये दौर आ गया कि अगर आपने किसी सूचना पे बहुत कम समय में रिस्पॉन्ड नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया जाएगा कि पुलिस जो है वो बाइस्ड है। अब ये हो सकता है कि कहीं पुलिस बहुत नज़दीक हो तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर दे, कहीं बहुत दूर हो तो बहुत टाइम लग जाए, लेकिन पुलिस की निष्पक्षता बनी रहे इसके लिए कोई तंत्र तो विकसित हो। तो और उस वक्त जब लास्ट 48 आवर्स होते हैं तब हमारे पास में इतने सारे संसाधन होते हैं,
लाइक सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरवाइजरी अधिकारी, एसएचओ, तहसीलदार, एसडीएम, इतनी सारी गाड़ियां फील्ड में हैं। लेकिन नॉर्मल समय में हमें एक थाने पे दो गाड़ियां या 3 गाड़ियां उनको घुमाने का या उससे उस रूट को डोमिनेट करने का एक्सपीरियंस है। इतनी सारी गाड़ियां एक थाने में हो जाए जिसका एक्सपीरियंस पुलिस को हिस्टोरिकली नहीं है, क्योंकि 5 साल में तो हम ये करते ही नहीं है। तो ऐसे में उन इतने सारा जो हमारा प्रशासनिक और पुलिस तंत्र लगा हुआ है उसको इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर पाएँ, इसका हमें अनुभव नहीं है। तो एक इसका तरीका ये है कि पुलिस का जो वायरलेस सिस्टम है, कंट्रोल रूम है, उसके माध्यम से हम संचालित किया जाए। जो ओला और उबेर का कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई व्यक्ति कोई टैक्सी बुक कराता है तो उसके सबसे नियरेस्ट टैक्सी है वो उसके आसपास दिखाएंगे और वही रिपोर्ट करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि मेरे से 20 किलोमीटर दूर की कोई टैक्सी बुक हो जाए। तो हमने क्या किया कि जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं उनको ओला और उबर के मॉडल पे हमने उनको जियो मैपिंग की। जितने भी हमारे वाहन थे, भले सेक्टर पुलिस अधिकारी का वाहन हो, सेक्टर मजिस्ट्रेट का हो, एरिया मजिस्ट्रेट का हो, एसएचओ का हो, तहसीलदार का हो, एसडीएम को, उनको सबको मैपिंग की हमने उसी तरह गाड़ियां मान के। अब अगर किसी पोलिंग स्टेशन पे कोई इश्यू आता है, वहाँ कोई गड़बड़ी होती है, तो हमारा वो जो डैशबोर्ड था वो एग्जैक्टली ये दिखा रहा था कि सबसे नियरेस्ट गाड़ी कौन सी है, कि ये फला गाड़ी 2 मिनट की दूरी पे और 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये गाड़ी है, इसको पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। तो इस तरीके से हमारा रिस्पॉन्स टाइम एकदम कम हो गया कि हमने एक तो सारी गाड़ियों को फ़ोन नहीं किया कि अगर हमें लग रहा है कि सेक्टर पुलिस अधिकारी तो 1 मिनट की दूरी पे और सेक्टर मजिस्ट्रेट है और 7 मिनट की दूरी पे, तो हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट को कॉल ही नहीं किया, एसएचओ को कॉल ही नहीं किया, सिर्फ सेक्टर पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट करा दिया अगर वो समस्या उसी लेवल की है। तो एक तो रिपोर्टिंग समय बहुत कम हो गया, पहला फायदा। दूसरा, कई बार इलेक्शन में ये होता है कि भ्रामक सूचनाएं दी जाती हैं ताकि पुलिस की पूरी मशीनरी उधर डाइवर्ट हो जाए, दूसरा इलाका खाली हो जाए और वहाँ हो सकता है कोई झगड़ा हो जाए, कोई न्यूसेंस की संभावना बन जाए। हमारे इस तंत्र से हम लोग डैशबोर्ड में देख पा रहे थे कि कहीं गाड़ियाँ किसी एक जगह पे तो क्लब नहीं हो रही हैं, क्या गाड़ियाँ पूरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं है। दूसरा, चूंकि अब अगर कहीं जगह की मिथ्या शिकायत भी आती है तो हम एक ही गाड़ी को रिपोर्ट करा रहे हैं, सारी गाड़ियों का मूवमेंट उधर नहीं करा रहे हैं। तो जो फर्जी शिकायतें हैं और उससे उत्पन्न होने वाले जो न्यूसेंस है उसको हम लोग कंट्रोल कर पाए। इसको हमने इलेक्शन ऐप नाम दिया। तो उस वक्त ये प्रतापगढ़ में हमने कोशिश की तो कलेक्टर साहब ने बड़ा सपोर्ट किया कि उनका भी, चूंकि इलेक्शन में जितना पुलिस का तंत्र लगा होता है उतना ही प्रशासन का तंत्र भी लगा होता है, पूरा सपोर्ट हमें मिला। अब ये बीपीआरडी में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है, जो कोशिश की जाएगी, शायद हो सकता है ये कंट्री में लागू हो जाए। सर, इसके साथ ही प्रतापगढ़ में आपने जो गुमशुदा बच्चे हैं उनकी तलाशी के लिए एक विशेष अभियान चलाया। बड़ी संख्या में जो गुमशुदा बच्चे हैं उनको वापस से उनके परिजनों तक पहुंचाने का काम किया और इसको जो है बतौर एसओपी पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया गया। और अभी अगस्त महीने में हमने देखा एक स्पेशल ऑपरेशन भी चलाया गया, ऑपरेशन उल्लास। उसमें काफ़ी लोगों को तलाश करके उनके परिजनों को सौंपा गया। तो किस तरह से आपके माइंड में आया कि हमको ये चीज़ करनी चाहिए और किस तरह से इसका इम्प्लीमेंट किया गया और बतौर एसओपी पूरे प्रदेश में इसको फिर लागू किया गया? मेरा एक दोस्त है अनुज, वो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में। हम साथ ही स्कूलिंग हमारी साथ हुई है। लंबे समय से उस यूनिट में होने की वजह से गुमशुदा बच्चों पे ही उसकी यूनिट ने लंबा समय काम किया। तो कई सारी ऐसी केस स्टडीज़ थी जिसमें अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को ढूंढा गया और या जो बालिग भी हैं जो घर से गायब हो गए उनको ढूंढा गया। अगर हम उन सबको एक साथ जोड़ लें उन सारी चीज़ों को, जैसे कोई व्यक्ति अगर गुम हुआ तो उसके फेसबुक से हम ये पता कर लें उसने फेसबुक को एक्टिवेट तो नहीं किया, जीमेल को एक्टिवेट तो नहीं किया, इंस्टाग्राम को एक्टिवेट तो नहीं किया, वो सबसे उसके क्लोज दोस्त कौन से थे, उनसे हो सकता है वो बात करने की कोशिश करें। तो कई सारे बिंदु की एक एसओपी डिज़ाइन की गई, जो मुख्यालय की ऑलरेडी एक एसओपी है, उसमें फिर एक अद्यतन किया गया, उसमें अपडेशन किया गया कि ये बिंदु उसमें जोड़े जाएं। उस वक्त हमने लगभग 6-7 दिनों में जब हमने वहाँ परीक्षण किया प्रतापगढ़ में, तो लगभग 75 के आसपास हमने इस तरह गुमशुदा लोग ढूंढ निकाले। अब ऑपरेशन उल्लास में जो पहले की एसओपी में ये नई एसओपी के जो अद्यतन बिंदु थे वो जोड़े गए और प्रदेश भर में जो अभियान था उसमें अगेन हमने जयपुर पश्चिम में भी अच्छा किया। लगभग 20% से ऊपर हमने लगभग 300 के आसपास गुमशुदा लोग और 13 नाबालिग बच्चे बच्चियां जो गुमशुदा थे उनको हमने इस महीने में परिवारजनों से मिलाया। सर, इसके साथ ही अगर बात की जाए साइबर ठगी की, उसको लेकर भी आपने प्रतापगढ़ में जो साइबर टीम को काफ़ी मजबूत किया और आपने जो उस समय काम किया, जो मॉडल अपनाया उसको काफ़ी सराहा गया और प्रदेश में भी उसको लागू किया गया। सर, उस समय आपको कैसे माइंड में आया कि आने वाला, क्योंकि जो टाइम है, बड़ी चुनौती जो है साइबर क्राइम में हमारे सामने, तो साइबर टीम को मजबूत करना, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा जाता है कि संसाधनों की कमी है,
उस फिर भी आपने किस तरह से उस टीम को मजबूत किया, ये भी मैं जानना चाहूँगा। एक जो साइबर फ्रॉड की एक बड़ी चुनौती हमारे समाज के सामने उपस्थित हुई है, इकोनॉमिक ऑफेंस है, वो हिस्टोरिकली महाभारत काल से होते रहे हैं, हो सकता है आगे भी होते रहे। हम कितना पुलिस विभाग कंट्रोल कर सकता है, ये हमारी एक जिम्मेदारी तय होती है। साइबर फ्रॉड अब एक नई चुनौती है जिसमें कोई व्यक्ति कहीं दूर से बैठा किसी के साथ भी फ्रॉड कर सकता है। अब उसमें मुख्य एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अलर्ट के इतने प्रयास कर रहे हैं, उसमें इतने सारे रिसोर्सेज भी जा रहे हैं, अलग अलग अखबार, टीवी चैनल या सोशल मीडिया हैंडल से इतना प्रचार, इतना समय ज़ाया हो रहा है लोगों को जागरूक करने में, फिर भी हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि फिर भी ठगियाँ हो रही हैं। इसमें एक मुख्य चुनौती जो हमने वहाँ पे एक मॉडल विकसित किया, जो हमें लगा कि शायद ये एक बड़ी चुनौती है, वो ये कि जो लोग अवेयर हैं उनकी अवेयरनेस का हम क्या फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति के साथ में ठगी का प्रयास हुआ लेकिन उसने ठगी नहीं होने दी। कोई भी साइबर ठगी करता है तो कम से कम उसके एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट से पहले 8 या 9 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होते हैं। कोई इतनी आसानी से ठगाता नहीं है। तो जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुए उसमें प्रिवेंटिव एक्शन कुछ है ही नहीं। बेसिकली अगर देखा जाए, हम सारा पढ़ें तो तब होगा जब आपके साथ ठगी हो गई, तब बैंक अकाउंट भी फ्रीज होगा, हो सकता है FIR हो जाए, हो सकता है वो अरेस्ट हो जाए। लेकिन वो 9 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहे या 10 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहे, उसमें क्या कुछ किया गया। अगर वहाँ में से उन 9-10 में से 1-2 लोग भी रिपोर्ट कर दें और उस रिपोर्ट पे उनके अकाउंट वैसे ही फ्रीज करा दें। जैसे अगर हम साइबर ठगों, ये भी एक व्यापार है जिसमें उनके बैंक अकाउंट खुलवाने की अपनी लागत है। कोई फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाते होंगे, सिम लेने की अपनी लागत है, कोई फर्जी इस तरह का फ़ोन खरीदने की जिसमें उनकी कोई सूचनाएं निहित नहीं है, उसकी एक लागत है। तो अगर एक गलत कॉल जाता है साइबर ठगी के लिए और वो व्यक्ति ठगी नहीं कराता है, उसका एक पोर्टल विकसित हो और उस पर हम उसकी सिम, फ़ोन, उसका अकाउंट, 3 चीज़ें फ्रीज करा दें, तो उसका फ़ायदा ये होता है कई बार उसके अकाउंट में से 5 लोगों से ठगी की है और छठे व्यक्ति ने हमें फ़ोन कर दिया, 5 लोग तब तक अलर्ट ही नहीं हुए और छठे ने फ़ोन कर दिया, उसके साथ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा, तो उसकी अभी तक की कमाई हुई ठगी की अमाउंट को भी हमने जब्त करा दिया। तो हमने ये एक मॉडल बना के स्टेट को भेजा था, जिसको अभी स्टेट ने तो लागू कर दिया, जिसको पूरी तरह लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे लगता है ये एक नया सुधार किया जाना चाहिए कि जो हमने एक पूंजी इकट्ठा की है, इतने सारे लोगों को अवेयर किया है, उन लोगों की जो सूचनाएं हैं उस पर कार्रवाई हो और उस पर साइबर ठगों का नुकसान होना शुरू। अब सर मैं आता हूँ, दरियाबाद का एक ऐसा प्रकरण हुआ जिसने पूरे देश को मतलब हिलाने का काम किया। दरियाबाद में एक महिला को नग्न अवस्था में घुमाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि सर पुलिस के सामने बड़ी चुनौती ये थी कि वो मामला कहाँ है उसको ट्रेस करना, और आपके पास एक व्यक्ति का फ़ोन है जिसने ये कहा कि आपको कुछ उसने वीडियोस भेजे हैं, वो देखिए। सर किस तरह से आपने उसको पूरा ट्रेस किया, क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव मामला था, और किस तरह से सर उसको लाखों लोगों ने देख लिया, वीडियो वायरल हुआ, फिर आपने उन वीडियोज़ को हटवाया। एक बड़ा चैलेंज सर, क्योंकि अलग अलग चुनौतियाँ इस एक ही केस के अंदर थी। किस तरह से इसको पूरा आपने हैंडल किया सर? ये सर 1 सितंबर की बात थी। कोई एक वीडियो शाम के समय आता है जिसमें एक व्यक्ति मुझे फ़ोन करता है कि सर मैंने व्हाट्सएप पे आपको कोई वीडियोस भेजे, एक बार देखें। फिर मैंने वीडियोस देखे तो वीडियो काफ़ी संवेदनशील थे, जिसमें किसी महिला को नग्न करके परेड कराएगी। फिर वापस मेरी उससे बात हुई तो उसका कहना था कि संभवतः सर ये हमारे इलाके का वीडियो हो सकता है। वो जिसने फ़ोन किया वो जयपुर रहता था। क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील था, दिखने से ही वीडियो काफ़ी उसकी सेंसिटिविटी अधिक होने की वजह से मैंने मुख्यालय उस CMO में इस बाबत बताया कि इस तरह का मामला है, और मुझे नहीं लगता हमारे नीचे की पुलिस तंत्र को पता होगा, क्योंकि ऐसे वीडियो की सनसनीखेज वैल्यू इतनी ज़्यादा है। मुझे पता है कि ऐसा वीडियो नीचे दब नहीं सकता था। तो उसके बाद में मैंने लोकल SHO को तुरंत कॉल किया। मैं कलेक्टर साहब रवाना हुए तो उसको, वो अनभिज्ञ था तो उसको तुरंत रवाना किया गया। उस वक्त तक हमें एक मोटा एरिया तो ध्यान था कि संभवतः इस इलाके, एग्जैक्टली ये नहीं पता था एग्जैक्टली किस इलाके की घटना है, ना हमें ये पता था पीड़िता कौन है। तो उस संदिग्ध जगह पे हमने टीम रवाना की, और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम साइबर में प्रतापगढ़ बहुत मजबूत हो गया था, उसके बावजूद ये पता था कि वो पूरा इलाका नो नेटवर्क जोन है, जिसमें कहीं कोई इंटरनेट तो छोड़ो, मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, बिजली है नहीं, अंधेरा हो चुका है। तो हमारी साइबर टीम कोई काम नहीं कर पाएगी, या उसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। कम से कम पकड़ने में और उन लोगों को पहचान करने में हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे इस टीम के भरोसे। उससे जस्ट पहले इलेक्शन के चलते कई सारे ट्रांसफ़र, लगभग 30 से 40% ट्रांसफ़र हो गए दरियावत थाने से। अलग सभी थानों में हुए ट्रांसफ़र, जो रूटीन ट्रांसफ़र इलेक्शन से पहले हम लोग करते हैं, जो लंबे समय से वहाँ लोग रुके हुए। तो बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ अनुभवी स्टाफ नहीं है। तो उस वक्त जब चले हम लोग तो एक मैसेज कंट्रोल के मार्फत किया गया
कि जो भी लोग दरियावद थाने में कभी भी 2 साल या अधिक काम कर चुके हैं वो तुरंत दरियावद रिपोर्ट करें। तो ऐसे में करके लगभग 150 कार्मिकों, ऐसे कार्मिक जिनको अनुभव है उस इलाके का, वहाँ के लोगों को जानते हैं, वो सारे लोगों ने रिपोर्ट कर दिया। लगभग 6 SHO, 2 डिप्टी एसपी को हमने रिपोर्ट कराया। जो छुट्टी पे गए हुए थे अधिकारी, उनकी छुट्टी रद्द करके उनको वापस बुलाए गए, ताकि हम अपनी पूरी जान झोंक दें रात को कि जो शुरू का कोई भी अपराध होने के या अपराध सामने आने का जो शुरू के 24 घंटे होते हैं वो पुलिस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें अपराधी भी अलर्ट नहीं रहता और उसमें बाद में 24 घंटे के बाद भी हो जाता है कि कहीं ना कहीं मीडिया या कोई विरोध पुलिस का है, उस वजह से पुलिस की कार्य प्रणाली काफ़ी हैम्पर हो जाती है और जिससे अपराध को डिटेक्ट करने में, अपराधियों को खोजने में हमें समस्याएं सामना करना पड़ता है। तो हमारे लिए वो समय एक प्राइम समय था कि रात को ही ये घटना प्रकाश में ही और रात को हम पूरी जान झोंक दें। तो ये एक बड़ी समस्या थी कि कोई बिजली पानी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, वहाँ आबादी बहुत कम है, 9-9, 10-10 घरों के तो गाँव ही हैं और एक गाँव से दूसरे गाँव के बीच में कोई रास्ते नहीं है। तो ये बड़ी चुनौतियाँ थी। जब उसके बाद हमने रात को उस वीडियो को इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया तो लगभग 2.5 से 3 करोड़ सर्च आ रहे थे उस वीडियो के। तो एक बड़ा सर्च था कि वो वीडियो बुरी तरह वायरल हो चुका है। अब बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम सुबह तक अपराध तो डिटेक्ट कर लेंगे लेकिन ये वीडियो हर जगह फैल चुका होगा। तो उसी वक्त ये डिसीजन लिया गया कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को आगाह करें कि अगर वीडियो को उन्होंने फैलाया, वायरल किया, तो हम लोग जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ताकि हम उस फैलते हुए वीडियो को रोक पाएँ। फिर हमने कहीं ना कहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर ये हुआ कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अलग अलग टीवी चैनल ने दिखाना शुरू किया। हमने प्रतापगढ़ पुलिस के जो सोशल मीडिया हैंडल्स थे उसमें वो मैसेज किया कि अगर कोई भी इस वीडियो को वायरल करता है तो हम लोग उसके खिलाफ विधिसंगत कार्रवाई करेंगे। उसका असर ये हुआ कि जो 2.5-3 करोड़ के आसपास का सर्च था वो लगभग 2-3 बजे के आसपास 250-300 रह गया। फिर वो इंडिविजुअली हमारे लिए बड़ा ईजी था कि हम अपनी साइबर टीम को लगा के इंडिविजुअली उन सब लोगों को मैसेज किए कि आप वीडियो को हटाएं, नहीं तो हम लोग आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो सुबह तक लगभग वो पूरे डिजिटल स्पेस से वो वीडियो गायब था। सर अब बात की जाए सर इस केस को सॉल्व करने में एक चुनौती तो आपने बताई सर, किस तरह से इस पीड़िता तक पुलिस पहुंची और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो आरोपी हैं उसके घर वाले भी थे, तो किस तरह से मतलब उसके बयान लेना और जो एक परिवार का या समाज का प्रेशर रहता है उसको उस पीड़िता पर नहीं आने देना, उस पर किस तरह से काम सर आपकी टीम ने किया? जैसे ये घटना प्रकाश में आई तो पहले तो पीड़िता की पहचान, उसके बाद उस एरिया की पहचान, उन अपराधियों को पकड़ना, तो बड़ी चुनौतियाँ थी। फिर जब पीड़िता की पहचान हुई, पुलिस को FIR प्राप्त हुई, तो पता चला कि ये करते उसके ससुराल पक्ष नहीं किए। तो उन लोगों की बाद में पहचान करके अलग अलग टीमें अलग अलग जोन में हमने गठित की। एक टीम का कार्य ये था कि वो जितनी टीमें हमारी उस नॉन नेटवर्क जोन में उनसे संवाद करके नेटवर्क जोन में आके हमें अपडेट करें। तो सुबह तक हमने लगभग 6 लोग, फिर 8 लोग 11 बजे तक और शाम तक हमने लगभग 11-12 लोग अरेस्ट कर लिए थे। तो एक उसके बाद में सुबह तक, चूँकि ये घटना की अगेन इतनी संवेदनशील थी कि सुबह तक लगभग नेशनल मीडिया दरियावद थाने आ चुका था। तो हमारे सबने एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पीड़िता की पहचान को गुप्त रखा जाए। तो एक सिविल टीम डिप्लॉय की गई ताकि पता ही नहीं चले पीड़िता कौन है, क्योंकि इतने सारे लेंसेज से उस पीड़िता को बचाना भी हमारी ड्यूटी थी। अगेन एक बड़ी चुनौती ये उत्पन्न हुई कि हर व्यक्ति या हर एक ग्रुप का लीडर उनसे मिलना चाहता है पीड़िता से। ऐसे समय में जब किसी के साथ में इस तरह की हिंसा हो गई होती है तो वो व्यक्ति मानसिक तनाव में भी रहता है। तो वन स्टॉप सखी सेंटर में कलेक्टर साहब के नेतृत्व में उसकी काउंसलिंग शुरू हुई और जब किसी ने उससे मिलने की जिद की तो हमने 2 शर्तें उनके सामने रखी कि वन स्टॉप सखी सेंटर के इंचार्ज और प्लस अगर उसके घर वाले आपको ये परमिट करते हैं कि आप मिल सकते हो पीड़िता से, तभी हम मिलने देंगे। तो 1-2 जनप्रतिनिधि के अलावा हमने बाकी उस क्रिटिकल समय में पीड़िता से किसी को, चूँकि दोनों कंडीशन पूरी नहीं कर पाए, हमने मिलने नहीं दिया। उस मानसिक तनाव की स्थिति में हम उसको तनाव मुक्त रख पाए, उसकी वो काउंसलिंग करा पाए। शीघ्र ही पुलिस ने लगभग सारी गिरफ्तारियां कर ली। एक बड़ी समस्या ये थी कि चूंकि दोनों के घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे, तो ऐसे में ये था कि बड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है। इतने सारे लोग अरेस्ट हुए, 17 से अधिक लोग अरेस्ट हुए। तो हमने उनके जो 17 लोग थे, उनके बाकी परिवारजन थे, सबको पाबंद कराया कि पीड़िता पे किसी तरह का हमला नहीं हो जाए। हमने IO को हर बार जब बेल एप्लीकेशन लगी तो IO हाईकोर्ट तक खुद गया कि मुख्य अपराधियों की बेल नहीं हो जाए। उसके बाद चूंकि एक बड़ी चुनौती ये थी कि दरियावद में गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है, तो केस ट्रांसफ़र हुआ प्रतापगढ़ और उसको केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया, स्पेशल PP इस केस में नियुक्त किया गया। तो 1 साल से भी कम समय में इस केस का फैसला आ गया, जिसमें 17 लोगों को अभी सज़ा भी हो गई। तो इसी दौरान बीच में वो पीड़िता गर्भवती भी थी, तो उसको बच्चा भी होता है।
तो ऐसे में कई सारी सामाजिक चुनौतियां भी थी कि कहीं ना कहीं उस सामाजिक दबाव में कहीं ना कहीं गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है, डराया जा सकता है। तो पुलिस ने अपनी एक अहम भूमिका रखी कि उसको दबाव मुक्त रखा जा सके और सज़ा दिला के हम लोग एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें कि इस तरह का अपराध हम होने नहीं होगा तो हम लोग उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर अब बात करते हैं जयपुर की। जब आप ट्रांसफ़र होकर जयपुर आए बतौर डीसीपी वेस्ट, आपने यहाँ नई जिम्मेदारी ली। करदनी थाना इलाके में एक सर काफ़ी संगीन वारदात जो कि 2 साल बाद आपने खोली, और संभवतः ये पहला मामला होगा प्रदेश का जहाँ पे जो मरने वाली जो महिला है उसकी आज तक पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन जिसने उस अपराध को कारित किया था वो सभी आरोपी गिरफ्त में आ गए। तो सर किस तरह से इसको आपने पूरा सुलझाया इस पूरे मामले को? करधनी में एक महिला की डेड बॉडी मिलती है जिसका चेहरा कटा हुआ था और सड़क के किनारे वो डेड बॉडी पाई जाती है। उस रोड पे जब हम लोग ये सूचना मिली, हम सारे लोग पहुँचे तो उस रोड के साइड में कोई टायर के निशान थे और चेहरा पूरा काट दिया गया ताकि पहचान स्थापित हो नहीं सके। एक बड़ी चुनौती थी। उस रोड पे कोई कैमरा नहीं, लंबी रोड थी। हमारे वेस्ट ज़िले में या जयपुर कमिश्नरेट में ही हर थाने में 2-2 कांस्टेबल सीसीटीवी देखने के एक्सपर्ट हैं, जिनका काम है उस इलाके में कोई व्हीकल लिफ्टिंग हो गया, कहीं नकबजनी हो गई, कहीं चोरी हो गई, कोई लूट हो गई, तो वो सीसीटीवी देखें। उनकी इस मामले में विशेषज्ञता होने के कारण हमने सभी उन 19 थानों के 2-2 कांस्टेबल को करदनी में रिपोर्ट करा लिया। इसके अलावा एक स्पेशल टीम है जिसमें लगभग 6-7 कांस्टेबल हैं जो सीसीटीवी देखने में एक्सपर्ट हैं। ऐसे में हमारे पास लगभग 45 ऐसे कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल थे जो सीसीटीवी देखने के माहिर हैं। उनके साथ में एक कांस्टेबल और जोड़ के हमने 90 लोग जिनके 45 पेयर बनाए, लगभग 45 टीम बनाई। उसको 2 हिस्सों में उस रोड के लेफ्ट और राइट में बांट दिया, एक अधिकारी के नेतृत्व में। अब हमने ये किया कि जितनी गाड़ियाँ उस रोड से मिलने वाली जितनी भी रोड हैं लेफ्ट और राइट में, उन रोड पे जितनी भी गाड़ियाँ चढ़ी या उतरी उनका एक डाटाबेस तैयार करें। तो वो हमने एक डाटाबेस तैयार किया। हमें ये था कि चूँकि वहाँ टायर के मार्क्स थे और उस रात को बारिश हुई थी, तो ये घटना बारिश के बाद की है। तो लगभग 2:30 बजे तक बारिश हुई, तो लगभग हमने 2 बजे के बाद, हालांकि घटना हो सकता है 3 बजे की बात की, 2 बजे से लेके हमने सुबह 5:30 के आसपास कैमरा देखे, क्योंकि उजाले में चूँकि वो चालू रोड है ये संभव नहीं था। उस जितनी भी गाड़ियों का डाटाबेस है उसमें से हमने ट्रक या बड़े वाहन और 2 व्हीलर माइनस कर दिए। अब जो 4 व्हीलर आए उनका डाटाबेस में हमने ये देखा कि किस गाड़ी को एवरेज समय से अधिक समय लगेगा इस स्ट्रेच को पार करने में। तो एक संदिग्ध ओमनी मिली जिसका हमने पीछा करते करते वो अपराध डिटेक्ट हुआ। आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हो वो करदनी, ये घटना करदनी की थी, लेकिन जो 2 साल पुराना केस था वो कालवाड़ का था। 2 साल पहले कालवाड़ में इसी तरह की एक डेड बॉडी मिली जिसका चेहरा काटा हुआ था। इसी अवस्था में लगभग सेम एसओपी थी हमें मिला। वो अपराध खुला ही नहीं 2 साल में। जब इन हत्यारों की एसओपी देखी गई तो लगभग सेम एसओपी थी। जब इनसे ढंग से कड़ाई से पूछताछ हुई तो पता चला कि ये अपराध भी उन्होंने ही किया। जब उस पीड़िता, जो 2 साल पहले जो पीड़िता थी, उसके कपड़ों में मिले, चूँकि उस वक्त के साक्ष्य उसी वक्त एफएसएल में भिजवा दिए गए थे, इन मुलजिमों के हमने डीएनए लेके वहाँ भिजवाए तो वो डीएनए मैच हो गया कि इन अपराधियों की उस कालवाड़ घटना में वहाँ उपस्थिति रही है और ये मर्डर उन्होंने ही किया। ये फोरेंसिक से साबित हो गया। क्योंकि 2 साल पुरानी घटना थी और ये इन जो लोगों की जो अपराध करने का तरीका था, ये बेसिकली महिलाओं को देह व्यापार में धकेल कर और उससे ज़बरदस्ती संबंध बनाने का कार्य कारित कर रहे थे। महिला ने विरोध किया तो हत्या कर दी। वो महिलाएं, क्योंकि ये महिला भी बंगाल की थी जो करदनी वाली थी, इसके भी परिजनों को ये पता नहीं था कि वो जयपुर है। तो संभवतः वो जो पीड़िता रही होगी वो भी कहाँ से आई होगी, घर वालों को पता भी होगा कि नहीं पता होगा, ये भी ज्ञात नहीं किया जा सके। हमने उस वक्त भी हर जगह उसकी फ़ोटो, चूँकि हुलिया तो था ही नहीं, चेहरा काटा हुआ था, पूरी कोशिश पुलिस ने कर ली लेकिन पीड़िता की पहचान नहीं हो पाई। तो एक मूवी है तलाश, उसमें वो मूवी इसी परिदृश्य में उठाई गई है कि ऐसे लोग जिनकी पहचान स्थापित नहीं हो सकती या किसी वजह से वो देह व्यापार में आ गए, वो लोग जिनको समाज वैसे ही शंका की दृष्टि से देखता, उनके साथ अगर अपराध किसी ने कर दिया तो उस अपराध को खोलेगा कौन, उस अपराध को देखेगा कौन। ये भी ठीक ऐसा ही केस था जिसके साथ ऐसा अपराध हो जाता है। अपराधी हैं वो इस तरह के अपराध करने के आदतन है। तो वो अपराध पुलिस ने खोला। उस पीड़िता की हम लोग पहचान नहीं कर पाए लेकिन मुलजिम ज्ञात हैं जिनका फोरेंसिक साक्ष्य मैच हुआ है। हम इस केस को केस ऑफिसर स्कीम में लेकर पूरी कोशिश करेंगे कि उनको कड़ी सजा हो। सर अब बात करते हैं, हाल ही में आपने संगठित अपराध के खिलाफ भी एक बड़ा एक्शन लिया
अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर से जो एक बड़ा नेक्सस चल रहा था एक्सटॉर्शन का, उसका पर्दाफाश किया और जो एक कुख्यात डकैत है जगन गुज्जर, उसकी भी गिरफ्तारी सर इस पूरे मामले में हुई। किस तरह से सर हम लोग देखते हैं, मूवीज़ में भी देखा जाता है कि जेल के अंदर से बैठ के जो बदमाश हैं वो फ़ोन से लोगों को धमकी देते हैं, डराते हैं, और इस तरह का केस आपने सर एक ट्रेस किया, क्या मामला था सर वो भी? क्योंकि राजधानी में प्रदेश के अन्य हिस्सों में कई ऐसे लोग एक्टिव हैं जो जेल से धमकी देकर एक्सटॉर्शन करते हैं, और जो एक्सटॉर्शन का पैसा वो कहीं ना कहीं वापस जेल में पहुंचता है, वहाँ सुविधाएं मिलती हैं, फ़ोन मिलता है, तो वो एक पूरा साइकिल बनता है। हमने जेल के बाहर अपनी मानवीय आसूचना भी इकट्ठा करना शुरू की और तकनीकी आसूचना भी इकट्ठा करना शुरू की, और इस तरीके से हमारे जयपुर में 3 केस, हरमाड़ा में एक, चित्रकूट और वैशाली में 3 केस दर्ज हुए, जिसमें लगभग 45 के आसपास लोग अरेस्ट हुए हैं, जिन पे अगर हम मुकदमों की संख्या बात करें इन 45 लोगों पे तो 450 मुकदमे, जिसमें जेल में बंद कई अपराधियों को अब हमने गिरफ्तार किया है। जेल के 2 जेल प्रहरी भी अरेस्ट हुए हैं जो इनका सपोर्ट कर रहे थे, इनको सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे थे, जिससे पूरा इनका गिरोह चल रहा था। अगेन, कोई भी आपराधिक गिरोह जब वो संगठित फॉर्म में आता है, जैसा कि हमने पहले ड्रग माफियाओं की भी बात की या ये बात करें, तो वो इसलिए चल पाता है कि एक बड़ा तंत्र विकसित हो जाता है। कोई तंत्र है जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, कोई तंत्र है उनको जेल में सपोर्ट करता है, कोई तंत्र है जो उनको पैसे उठा के वहाँ दे के आता है, कोई तंत्र है जो मौके पे जाके कहीं फायरिंग करके आएगा, कोई तंत्र है जो फ़ोन करके पैसे उगाने की बात करेगा। तो जब तक हम उस पूरे तंत्र पे एक साथ प्रहार नहीं करेंगे और एक साथ उनको कानून के दायरे में नहीं लेके आएंगे और सब पे प्रहार नहीं होगा पूरे तंत्र पे, तब तक इसकी कड़ियाँ कहीं ना कहीं बची रह जाती हैं। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पूरे तंत्र पे जिस तरह का ये संगठित होकर अपराध कर रहे हैं, हम संगठित तौर पे ही इन पे कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। सर ये देखा गया है सेक्सटॉर्शन के मामले भी काफ़ी बड़े हैं। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया जो कि लोगों को फंसा के उनसे पैसे ऐंठ रही थी, और लोग भी डर के मारे कि हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब नहीं हो, पैसे दे भी देते, फिर भी आपके पास पहुँचे और आपने उनको गिरफ्तार किया। और अब आपने बाकायदा ये निर्देश दिए हैं कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने कई सारे मुकदमे दर्ज करा रखे हैं जो कि झूठे हैं, उनकी एक प्रोफाइल तैयार की जा रही है ताकि उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा सके। सर ये किस तरह के मामले हैं और लोगों को क्या सतर्कता इसमें बरतनी चाहिए? किसी भी संस्था के सामने, पुलिस संस्था के सामने एक गंभीर सवाल ये है कि किस तरह हम हमारे समाज में महिलाओं की गरिमाओं को सुरक्षित कर पाएँ और हम कानून का उपयोग उनकी सुरक्षा में इस्तेमाल कर पाएँ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता सुनिश्चित है। महिला के साथ जो अपराध हैं उसमें सरकार की प्रतिबद्धता सुनिश्चित है और कड़ी सज़ा कानूनों के प्रावधानों में लिखी गई है। कई बार लेकिन ये देखने में आता है कि कहीं ना कहीं इन कानूनों का इस्तेमाल एक्सटॉर्शन के लिए, धमकाने के लिए, या इन कानूनों को ही व्यापार बना लिया गया। ऐसा अभी जैसे हमने 2 महिलाओं को अरेस्ट किया तो इनके द्वारा लगभग दर्जन भर रेप के मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज कराए गए। तो ये एक बड़ी चुनौती थी। जब ये अभी जो हाल में ही ये केस दर्ज हुआ वैशाली में जिसमें इस महिला को अरेस्ट किया गया, इसने लगभग दर्जन भर मुकदमे दर्ज करा रखे थे। किसी मामले में किसी व्यक्ति को धमकाना कि इस पर मुकदमा लग जाएगा, उसी चरण तक वसूली कर लेना, वहाँ तक वसूली नहीं हुई तो पुलिस में एक एप्लीकेशन दे देना, उसके बाद वसूली कर लेना, उससे भी वसूली नहीं हुई तो एक एफआईआर दे देना। उस एफआईआर में अगर एफआईआर भी लगती है, पुलिस उसमें अपराध नहीं भी मानती है, लेकिन उस पूरे चरण में उस व्यक्ति का या उसके परिवार का जिसके ऊपर ये झूठी शिकायत की गई, उसका कितना मानसिक शोषण होता है इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़ा शोषण होता है उनका। ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं कुछ आ गई हैं जिन्होंने इन कानूनों का दुरुपयोग उस हद तक कर लिया जहां पर ये खतरा उत्पन्न हो गया कि कहीं ना कहीं इन कानूनों का इस्तेमाल हो रहा है एक्सटॉर्शन के लिए। तो हमने ऐसी 2 महिलाओं पे कार्रवाई की जिन्होंने बड़ी संख्या में मुकदमे कराए, जिन मुकदमों की प्रकृति झूठी है, जिन्होंने इन मुकदमों का इस्तेमाल किया एक्सटॉर्शन के लिए। जब वेस्ट ज़िले में हमने आंकड़े इकट्ठा कराना शुरू किए तो लगभग ऐसी 19 महिलाएं मिली जिन्होंने 2 या अधिक थानों में ऐसे मुकदमे करवा रखे। उनकी हम प्रोफाइलिंग करवा रहे हैं कि कैसे 2 या अधिक मुकदमे हैं जिसमें अलग अलग लोगों पे कराए गए, 376 के, 354 के। तो हमारी प्रतिबद्धता इस बात पे भी सुनिश्चित हो कि कहीं भी कानूनों का दुरुपयोग नहीं हो और कानूनों का भय दिखाकर लोगों से एक्सटॉर्शन नहीं हो। अभी जिस महिला की मैंने बात की, अभी 1-2 दिन पहले मुझे पता चला कि कोई एक व्यक्ति था जो सरकारी नौकरी लगा। अब उस तथ्य को हम तस्दीक करा रहे हैं पूरी तरीके से, वो उसकी नौकरी छूट गई क्योंकि उस पर केस लग गया। वो व्यक्ति आज एक बड़ा सरकारी अधिकारी होता, लेकिन अभी वो खेती कर रहा है। हम कभी उन पीड़ितों से जाके नहीं पूछते जिन पे दर्जनों भर मुकदमे हो गए कि उनके साथ हुआ क्या।
भले ही एफआईआर लगी हो, लेकिन उसमें लगने का एक लंबा समय है। उसमें कई लोग प्राइवेट जॉब खो देते हैं, कोई हो सकता है व्यक्ति किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा हो, कोई हो सकता है कोई व्यक्ति बाहर जा रहा हो जिसका पासपोर्ट अटक गया हो, कोई व्यक्ति है जिसके परिवार में तनाव उत्पन्न हो गया हो ऐसा केस उत्पन्न होने से। तो एक बड़ी जो भुगतान है वो उसके परिवार को और उसके साथ जुड़े लोगों को करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमने कोशिश की है कि हम इनकी प्रोफाइलिंग करें और इन प्रोफाइलिंग करके हम इस कम से कम व्यापार को रोकें जिसमें संगठित तौर पे इस तरह का दिमाग लगा के लोगों से वसूली करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा राजस्थान पुलिस के अपग्रेडेशन को लेकर। सर कितनी अपग्रेड राजस्थान पुलिस हुई है पहले की तुलना में, और कौन कौन से हथियार, सर क्या नए हथियार हैं तो उनको चलाने के लिए फोर्स है वो कितनी ट्रेंड है, और कौन कौन से ऐसे हथियार हैं जिनको इस्तेमाल पुलिस जो है कर रही है? पुलिस उतनी अपने आप को अपग्रेड करती है जैसी उसके सामने सामाजिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। हथियारों के मामले में हम पूरी तरह सक्षम हैं। पिस्टल की बात करें तो ग्लोक, 9mm, MP5, फिर SLR, AK-47 जैसे मजबूत हथियार हमारे पास हैं जो कहीं से कहीं अपराधियों तक नहीं है, और वो पुलिस के पास बहुत इजीली उपलब्ध है। तो हथियारों के मामले में कहीं भी पुलिस अत्याधुनिक तौर पे उनसे कहीं अधिक हम लोग अपराधी जो सोच भी सकता है उससे ज़्यादा हम लोग सक्षम हैं। जो नई चुनौती उत्पन्न हुई है वो साइबर को लेके उत्पन्न हुई है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अच्छे पढ़े लिखे हैं और वो उन्होंने अपराध को अपना व्यवसाय बना लिया है, और उस व्यवसाय से वो साइबर चुनौती पुलिस के सामने उत्पन्न कर रहे हैं। वो एक नई चुनौती ज़रूर है जिसमें हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसमें लगातार अपग्रेड होकर हम अपने कांस्टेबल से लेकर अधिकारियों तक लगातार प्रशिक्षित करके उस व्यापार जो इस तरह साइबर फ्रॉड किया जा रहा है उससे हम लोग मजबूती से लड़ें। आजकल का जो यूथ है सर, ये देखा जाता है कि जो ये बदमाश हैं उनसे कहीं ना कहीं प्रेरित होकर उस ट्रैक पे जाने की कोशिश करता है कि मेरे को भी नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, और जो उसका मेन ट्रैक है उससे भटक जाता है। तो सर क्या लक्ष्य जो है वो यूथ को अपने माइंड में सेट करके चलना चाहिए और अपराध की राह पे वो ना जाए, इसके लिए क्या प्रयास उसको करने चाहिए? मेरा मानना है कि अभी जैसे राखी के टाइम पे कुछ युवाओं ने कुछ टीवी चैनल के माध्यम से जो युवा फंस गए जेल के अंदर उनको उनकी बहनें राखी बांधने गई, वो एक मैंने कई टीवी चैनल पे वो परिदृश्य देखा। तो परिवारजनों के साथ साथ कॉलेजों को भी, स्टूडेंट्स को भी ले जाना चाहिए वहाँ पे कि जो परिवार जेल के बाहर किसी त्यौहार के दिन खड़ा है अपने परिवारजन से मिलने के लिए, उस परिवारजन की आफत क्या है। हम जब थाने में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो एक तरफ थाने के अंदर एक अपराधी जिससे कई बार रत्ती भर भी इस चीज़ की गिल्ट नहीं कि उसने अपराध कर दिया, एक तरफ उसका परिवार है जो थाने के बाहर बैठा है कि किसी तरह मुलाकात हो जाए, किसी तरह इसका कुछ बचाव हो जाए। तो थाना की जो दीवार है वो दो धुरियों को बांटती है। एक तरफ है इमोशंस का पीक, वो भी कौन से इमोशंस जो नेगेटिव हैं, जहाँ उन ईर्ष्या हो गई, जेलेसी हो गई, रंजिश हो गई जिस पे किसी आदमी ने अपराध कर दिया। एक तरफ है वो परिवार जो भुगतान कर रहा है, जो थाने की उस चार दीवारी के बाहर है, जो कोशिश कर रहा है कि ये कैसे हो गया। तो हमारे युवाओं को ये देखना चाहिए कि जो बाहर खड़ा है, बेसिकली कई बार हमें लगता है कि किसी व्यक्ति को हमने जेल में बंद कर दिया तो उसको सज़ा मिल गई। वास्तव में जब एक व्यक्ति जेल के अंदर बंद होता है तो सज़ा उससे ज़्यादा उसका परिवार भुगत रहा होता है। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे लगता है मानसिक रूप से वो अपराधियों के बीच में वो सहज भी फील कर रहा होगा, लेकिन उसका परिवार आम लोगों के बीच में है जो दिन ब दिन के ताने सुनता है। उस परिवार की पीड़ा कहीं अधिक ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है हमारे युवाओं को वो पीड़ा, उन परिवारों की पीड़ा युवाओं तक पहुँचे, वहाँ की स्कूल कॉलेज दिखाएं कि एक परिवार पे क्या बीतती है जब कोई युवा ऐसा रास्ता, जो रास्ता अपराध का रास्ता है, वो छोड़कर इस रास्ते पे जाएगा तो कहाँ उसका परिवार दर दर भटकेगा। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को छोड़ के हमें वो रास्ता अपनाना चाहिए जहाँ हम अपने परिवार के साथ शांति से रह सकें, परिवार को सहजता दे पाएँ, इस ओर हमें जाना चाहिए। अमित सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमको देने के लिए, और मैं मानता हूं सर आपसे प्रेरणा लेके जो युवा है वो जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं उस लक्ष्य को हासिल करेंगे, और आपसे बहुत कुछ सीखने को सर हमें भी मिला, और जो इस वीडियो को हमारा जो ये पॉडकास्ट देखेंगे वो भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। सर पूरी दिल से ब्रेव टीम आपके जज्बे को सर सैल्यूट करती है। थैंक यू सो मच सर। तो दिल से ब्रेव ऐसे ही अन्य प्रेरणा देने वाले लोगों को देखने के लिए और उनके वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। फिलहाल दीजिए दिल से ब्रेव टीम को इजाज़त, जल्द मिलेंगे कुछ नए प्रेरणा देने वाले लोगों के पॉडकास्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।